हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रकाश के परावर्तन का सबसे लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहली वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब और उसके उपयोग समझे थे। अब इसमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसके उपयोग और कुछ क्वेश्चंस होंगे, बस उसके बाद ये प्रकाश के परावर्तन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, उत्तल दर्पण के केस में सिर्फ दो ही केस बन रहे हैं, सिर्फ दो ही तरह की इमेजेस जो है ना बन रही है। पहला अनंत पर और दूसरा अनंत के अतिरिक्त चाहे कहीं पर भी, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। हमने जब 6 केसेस पढ़े थे, 6 तरह के प्रतिबिंब बन रहे थे, 6 अलग अलग। अवतल दर्पण के केस में 6 तरह के प्रतिबिंब बन रहे थे। वो इसलिए क्योंकि अगर एक हमने सी से परे रखा, सी से परे रखने पर अलग तरह की प्रकृति थी, अलग तरह की स्थिति थी, और फिर सी पर रखने पर उससे अलग, और सी और एफ पर रखने पर उससे अलग। इस तरह से 6 तरह के वहाँ पर अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही बन रहे हैं। पहला जो है ना वो ये है कि भाई अगर आप मान लीजिए अनंत पर कहीं पे भी अनंत पर रखते हैं वस्तु को, तो ध्यान दीजिए जब अनंत पर रखेंगे तो हमने याद रखना है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो समांतर आती हैं, वो जो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, और परावर्तन के बाद वो इस तरह से जाती हैं कि कहाँ पर लग रहा है कि एफ पर मिल रही हो, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वो आभासी है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत छोटा साइज है, मतलब बिंदु साइज है, इस वजह से हमें ये नहीं पता चल रहा कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। तो जैसा मैंने बताया था, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर होगी। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी। अनंत के अतिरिक्त चाहे कहीं पर भी रख दे, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक P और अनंत के बीच में कहीं पे भी रख दें। हमने एक ये ले लिया, यहाँ पर रख दिया, मान लीजिए एक रह गई सीधी, मतलब समानांतर, वो परावर्तन के बाद इस तरह से जाएगी कि F से आ रही हो। दूसरी जो है ना, दूसरी जो रे है वो C के अलोंग जाकर वापस जाएगी इधर। तो ये जो दोनों रे है ना, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलती ही प्रतीत होगी। वहाँ पे दिख रहा है छोटा सा साइज का प्रतिबिंब बनेगा, सीधा है, और आभास हो रहा है, आभासी है। हम सभी के सभी जो प्रतिबिंब है एफ और मुख्य फोकस के बीच से बनेंगे। तो इस केस में सारे के सारे जो प्रतिबिंब हैं अवतल दर्पण में, सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं? आभासी ही बन रहे हैं, आभासी और सीधे बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अवतल दर्पण के उपयोग, तो चलो दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं आप लोगों को। अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के केस में जब आप एक तो अनंत पे रख रहे हैं, जब आपने अनंत पे रखा तो एफ पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये याद रखना है एफ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा बनता है, मतलब बिंदु साइज बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी रख रहे हैं, एफ के अलावा कहीं और रख रहे हैं, ध्यान से देखना इसको एक बार। एफ के अलावा चाहे किसी भी पॉइंट पे रख दिया आप लोगों ने, यहाँ पर देख लीजिए, तो जो एक तो है ना इस तरह सीधी जाएगी, वापस एफ से जाएगी, और दूसरी सी के अलोंग, तो दोनों में से
दोनों में से मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, तो ऐसे गई है और एक ऐसे गई है, दोनों इस पॉइंट में मिल रही है। दोनों सी पी और एफ पर किसी पॉइंट पर मिल रही है। इस तरह से पी और एफ के बीच में बन रहा है सीधा आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग समझने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, सारे के सारे प्रतिबिंब आभासी बनाता है, छोटे बनाता है, साइज में छोटे और आभासी। तो एक सबसे बड़ा जो उपयोग है उत्तल दर्पण का, एक तो वो ये है कि उपयोग सामान्यतः वाहनों के पथ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि पथ दृश्य दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, इस वजह से। तो पथ दृश्य जो है ना, वो साइड वाला दर्पण होता है, वाहन का साइड में जो लगा होता है, इसको पथ मतलब पीछे की चीज़ें देखने के लिए जो दर्पण होता है वो पथ दृश्य दर्पण होता है। क्योंकि हमें पीछे की चीज़ें देखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ चाहिए देखने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए कि जो पीछे जो वाहन आ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो। इस वजह से छोटा प्रतिबिंब चाहे बन जाए कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्र दृष्टि भी बहुत अधिक होती है समतल दर्पण की तुलना में। यह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कि उत्तल दर्पण का उपयोग पथ दृश्य दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। गलियों में जो लाइट होती है स्ट्रीट लाइट के रूप में भी वहाँ पर रिफ्लेक्टर जो पीछे परावर्तक लगे होते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि गली का जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो कवर हो जाए, इस वजह से। आगे उदाहरण, आपने ये उदाहरण कॉपी में भी नोट करने हैं और समझने भी हैं। समझिए, यह उदाहरण जो है ना, ये अवतल दर्पण के लिए भी हो सकते हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी हो सकते हैं। दर्पण सूत्र या आवर्धन के फॉर्मूले से इसको निकाला जाएगा। 4 सेंटीमीटर के साइज का बीम, मतलब बीम क्या है, कोई वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर फोकस के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब ये क्या हो गया, ये एफ हो गया, एफ हो गया, और ये अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब क्या हो गया इसका कि यू जो है ना, वस्तु का अवतल दर्पण से वस्तु की दर्पण से दूरी, तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे पर रखा जाए, वस्तु से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। एक बात आपने समझनी है कि यहाँ पर आपने v का मान निकालना है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी यहाँ पर निकालनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी निकालना है। समझिए, यहाँ पर बीम साइज, क्योंकि बीम वस्तु जो है ना उसको सीधा रखते हैं, तो उसका जो साइज है वो धनात्मक होता है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बीम दूरी u, वस्तु की दर्पण से दूरी u से इसको निरूपित करते हैं, 25 सेंटीमीटर ऋणात्मक। ध्यान रखना, u का मान हमेशा ही ऋणात्मक होता है, क्योंकि u को दर्पण के वस्तु को हमेशा ही दर्पण के सामने रखते हैं, इस वजह से u का मान हमेशा ही ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, ध्यान रखना है। अवतल दर्पण के लिए हमने देखा था कि फोकस दूरी उल्टी दिशा में होती है तो ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है।
बीम का दूरी हमने निकाल लिया और प्रतिबिंब का साइज हमने प्रतिबिंब की दूरी और साइज हमने निकालना है। तो सबसे पहले तो आप दर्पण सूत्र में ये मान रखिए, 1/v बराबर है 1/f माइनस 1/u आ गया यहाँ से। इसके बाद f की वैल्यू -15 और u की वैल्यू -25 रख दी। इसके बाद ये यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया इस तरह से। और हमने एलसीएम ले लिया इसका, हमने लघुत्तम ले लिया 15 और 25 का 75। यहाँ पर -5 आ जाएगा और यहाँ पर +3, क्योंकि इसको इससे काटेंगे तो 5 पे कटेगा, माइनस क्यू से माइनस, इसको इस पे काटेंगे तो 3 पे कटेगा, इसको इस पे काटेंगे 5 की वजह से -5, यह इसके 3 पर +3, तो -2/75 -2/75 v इज इक्वल टू -37/5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें, अतः पर्दे पर जो होता है वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये प्रश्न के अंदर ही दे रखा है। प्रतिबिंब जो है ना कैसा होगा, वास्तविक होगा। कुछ ना कुछ हिंट आपको प्रश्न के अंदर ही मिलेंगे। इसके बाद अगर हमें आवर्धन वाले फॉर्मूले को देखें, h प्राइम बटे h डैश बटे h माइनस v बाई यू और माइनस v बाई यू, और h को उधर ले जाएंगे, h ये तीनों मान हमारे पास हैं, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है। तो इस वजह से ये सब रखने के बाद हमारे पास h डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 सेंटीमीटर। अगर प्रतिबिंब वास्तविक भी पता नहीं है आपको कि प्रतिबिंब वास्तविक है, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करिए, तो आप देखेंगे h का मान, अगर h डैश का मान अगर धनात्मक आता है तो सीधा प्रतिबिंब है, सीधा आभासी होगा। और अगर हम देखें h डैश की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है जैसे यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब जो है ना वो उल्टा होगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा ही वास्तविक होता है। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग होने वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो वक्रता त्रिज्या से आप यहाँ पर f निकाल लें, f हो जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो f का मान धनात्मक होता है। और इस वजह से यहाँ पर बस के पीछे दर्पण से स्थिति 5 मीटर, f धनात्मक होगा इसका, क्योंकि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पीछे की ओर होता है, ये समझ सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास दर्पण सूत्र है, 1/f बराबर है 1/v जमा 1/u। यहाँ पर v निकालना तो v को एक तरफ रखते हैं, 1/v बराबर है 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू 1.5 रख दी, u की वैल्यू -5 रख दी, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये दोबारा से प्लस हो जाएगा। वही यहाँ पर हमारा जो लघुत्तम है वो 7.5 आ गया, 5 + 1.5 जोड़ देते हैं, तो v का मान उल्टा करना होता है, क्योंकि ये 1/v है, तो v बराबर है +7.5 बटे 6.5 + 1.15। धनात्मक आ रहा, v का मान धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। वैसे भी आपको याद रखना है, अवतल दर्पण के केस में उत्तल दर्पण के केस में सभी जो प्रतिबिंब हैं वो दर्पण के पीछे ही बनते हैं, आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। तो आभासी सीधा प्रतिबिंब तो बन गया, इसमें तो कोई प्रकृति तो आसान हो गई। साइज की बात करते हैं, h डैश बटे h बराबर है v बाई यू। तो
एस डैश हमने एम ही निकालना है। साइज़ ज्ञात कीजिए या फिर वहाँ पर कितना गुणा साइज हो रहा है ये देख लीजिए। तो m का जो मान है हमारे पास वैल्यू रखने के बाद 0.23, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो बिंब का 0.23 गुणा हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ये जो डायग्राम है इसमें वस्तु रख रखी है ओ बिंदु के ऊपर, ओ मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु रख रखी है 30 सेंटीमीटर, यू का मान 30 सेंटीमीटर है और इसका आर आर जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर से क्या निकाल लो आप, पहले तो 20 सेंटीमीटर से आप निकाल लो एफ का मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। -10 क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण है, इस वजह से u का मान जो है ना -30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमने प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, हमारे पास सूत्र है 1/f इज बराबर है 1/u जमा 1/v। तो यहाँ पर f का मान -10, u का मान -30, v हमने निकालना है। 1/v को एक तरफ रखो, 1/30 को इधर लेके जाएंगे धनात्मक हो जाएगा, -1/10 तो लघुत्तम 30 आ गया। 1 - 3 बराबर है -2/30, -1/15 -1/15 और v क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो -15 सेंटीमीटर पर बना है, क्योंकि ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये है उसी तरफ बना है, बाकी कुछ और बात यहाँ पर नहीं पूछ रखी। तो अब हमारा परावर्तन प्रकाश का परावर्तन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, उसके नियम, उत्तल और अवतल दर्पण की कुछ परिभाषाएं, चिन्ह परिपाटी और उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब और उनके उपयोग, ये आपने यहाँ तक करना है। इससे अगले वीडियो में हम अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे।